अस्सलामुअलैकुम, मैं ज़ोया मलिक और आप देख रहे हैं क्योंकि जमहूरियत है। आज की शो में ये सब कुछ आप देख सकेंगे। ये खबर पढ़ी है जी आपने? कौन सी खबर? वो लिखा है जी कि लाहौर पहले नंबर पर आ गया। अच्छा साईं, पहले नंबर पर। तुम लोगों ने ऑफशोर कंपनियां बनाकर आम मुल्क को काम से धोखा किया। तुमको सजा जरूर मिलेगी। स्पाइन को ले जाओ और 100 कोड़ल का। चलो चलो। वोट तुमने दिया था, भूखे तुम रहोगे, रोटी मैं खाऊंगी। और मैंने आज तक किसी को एनआरओ नहीं दिया और मुझे तो ये भी नहीं पता एनआरओ कैसे देते हैं। और खान साहब, इसमें कौन सी मुश्किल बात है? आप एक बार हाँ करें, मैं आपको बता दूंगा कि एनआरओ कैसे देते हैं। आप तो कनाडा जाकर ऐसे गायब हो गए हैं, आपने तो हमारी खबर तक नहीं ली। आपने कप्तान खान आपकी अच्छी खासी खबर तो ले रहा है। आपकी पीडीएम उसने पुरानी रद्दी की तरह फाड़ कर टुकड़े टुकड़े कर दिए। नहीं नहीं, मैं ये टीका नहीं लगवाऊंगा। आप इनको काबू करो, मैं इनको टीका। नहीं। ओ मैशियत बीमार है तो मैशियत को टीका लगाओ, मुझे क्यों लगा रहे हो? बुज़दार साहब, जब करप्शन थी तो चीनी 50 रुपए किलो थी, अब ईमानदार हुकूमत है तो चीनी 110 रुपए किलो। तो ईमानदारी का जुर्माना भी तो देना पड़ता है ना जी। खबर है कि ग्रेटर इकबाल पार्क में हुए वाकये की मरकजी किरदार आयशा इकराम और रैम्बो की ऑडियो टेप पुलिस के हाथ लग गई है। इस ऑडियो टेप में ये दोनों टिकटॉकर्स गिरफ्तार किए गए लोगों से रिहाई के बदले में पैसे बटोरने की बात कर रहे हैं। इस टिकटॉकर लड़की ने इस ऑडियो टेप में कहा है कि पकड़े जाने वाले लोग गरीब हैं, मुश्किल से 5-5 लाख रुपए ही दे सकेंगे। यानी उन लोगों को सिर्फ मीनार पाकिस्तान जाना इतना महंगा पड़ गया। आजकल तो एक मूवी इतना बजट करके नहीं देती जितना ये दोनों एक वीडियो से कमाने की कोशिश कर रहे हैं। हमें क्या, कानून जाने, आयशा और रैम्बो जाने। हम चलते हैं, देखते हैं अपना नया सेगमेंट। वज़ीर आला साहब, आपके लिए जलेबियाँ। और यार सेक्रेटरी जी वज़ीर आला साहब। और यार सूखियाँ जलेबियाँ लेके आ गए, ना कोई रहता है ना कोई केचप है। बुज़दार साहब, जलेबियों के साथ रहता केचप ये कौन लेता है जी? और साईं, एलीट क्लास के लोग जलेबियाँ भी केचप के साथ खाते हैं। तुम मिडिल क्लास लोगों को क्या पता। छोड़ो, ये बताओ आज के अखबार में मेरी तस्वीरों वाले कितने इश्तिहारात छपे हैं? जी वज़ीर आला साहब। ओ वज़ीर आला साहब, ये खबर पढ़ी है जी आपने? कौन सी खबर? वो लिखा है जी कि लाहौर पहले नंबर पर आ गया। अच्छा साईं, पहले नंबर पर। और साईं बुज़दार साहब, और मेरी बात तो सुने। और साईं बातें छोड़ो, मुझे खान साहब को जरा खुशखबरी देने दो। हेलो खान साहब। खान साहब मुबारक हो, लाहौर ने सबको पीछे छोड़ दिया है और पहले नंबर पर आ गया है। सर, आज के अखबार में लिखा है कि लाहौर पहले नंबर पर आ गया। ओ साईं, मैं थक गया हूँ। वैसे मुझे एक बात की समझ नहीं आ रही कि मेरे कुछ ना करने से भी लाहौर पहले नंबर पर आ गया, और अगर मैं कुछ कर दूं तो लाहौर तो पहले नंबर से भी ऊपर चला जाएगा। बुज़दार साहब, आपको पता है लाहौर किस चीज में पहले नंबर पर आया है? और तरक्की में? नहीं जी। और शोबा सेहत में? जी नहीं। और तालीम में? बिल्कुल नहीं जी। और यार, तो फिर और किस चीज में? ओ बुज़दार साहब, लाहौर आलूदगी में पहले नंबर पर आ गया है। जी। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने कहा है कि साबिका हुकूमतों ने करप्शन करके सियासी आलूदगी फैलाई।
जी जी, लाहौर की सड़कों पर कूड़ा तो ऑपोजिशन वाले ही फेंकते हैं और सड़कें भी तो वही तोड़ जाते हैं। अल्लाह माफी, सड़कों पे इतने बड़े बड़े खड्डे हैं कि अगर कोई भी गुर्दे में पथरी का मरीज मोटर बाइक पे 2-3 खड्डों से गुजरे तो उसकी पथरी वहीं टूट जाएगी। अब इस बात पे अगला सेगमेंट देखना तो बनता ही है। बादशाह सलामत, करप्शन के खिलाफ आपकी मुहिम पर मुखालिफ पार्टियां आपसे बहुत डरी हुई हैं। शेखो, अभी तो इनको मजीद डराना है। बादशाह सलामत, एक आदमी चंद मुजरिमों को आपके सामने पेश करना चाहता है। उनको हाजिर किया जाए। क्या जुर्म है इनका? बादशाह सलामत, ये कौम और मुल्क के दुश्मन है। पनामा लीक्स में इनकी ऑफशोर्स कंपनियां निकली हैं। देखे जी, आप फिक्र ना करें, हमारे बादशाह सलामत इंसाफ के लिए बहुत मशहूर हैं। इनको इनके किए की सजा जरूर मिलेगी। ये बताओ, आज तुम लोगों का ताल्लुक किस पार्टी से? हमारा ताल्लुक नून लीग से है। और तुम लोगों ने ऑफशोर कंपनियां बनाकर आम मुल्क को कौम से धोखा किया। और तुम कौम के मुजरिम हो, तुमको सजा जरूर मिलेगी। स्पाइन को ले जाओ और 100 को ढलकाओ। चलो चलो। मैंने कहा था ना, हमारे बादशाह इंसाफ के लिए बहुत मशहूर हैं। तब्दीली बादशाह जिंदाबाद, तब्दीली बादशाह जिंदाबाद, तब्दीली बादशाह जिंदाबाद, जिंदाबाद। बादशाह सलामत, एक आदमी कौम के सामने पेश करना चाहता है। और सबको पेश किया जाए। जो हुक्म बादशाह सलामत। इनका जुर्म बयान किया जाए। बादशाह सलामत, पंडोरा लीक्स में इनकी ऑफशोर्स कंपनियां निकली हैं। ये लोग कौम के मुजरिम हैं, इनको सख्त से सख्त सजा दी जाए। शेखो। जी बादशाह सलामत, तुम्हारा डायलॉग है। आप फिक्र ना करें जी, हमारे बादशाह सलामत इंसाफ के लिए बहुत मशहूर हैं। इनको अपने जुर्म की सजा जरूर मिलेगी। और सबसे पहले ये बताओ, और आपका ताल्लुक किस पार्टी से है? बादशाह सलामत, इनका ताल्लुक आपकी पार्टी से है। बादशाह सलामत क्या सोच रहे हैं, अब आप इन्हें सजा देंगे? ओह, क्यों नहीं देंगे, सजा तो मिलेगी और जरूर मिलेगी। सिपाही जी बादशाह सलामत। इनको ले जाओ और ले जाके 200 को लगाओ। चलो भाई। और उनको नहीं, इसको। यह बंदा जो शिकायत लेके आया, और इसको ले जाके 200 को लगाओ। क्या? चलो भाई, चलो। बादशाह सलामत, आपके इंसाफ पर कुर्बान जाऊं। तब्दीली बादशाह जिंदाबाद, तब्दीली बादशाह जिंदाबाद, तब्दीली बादशाह जिंदाबाद। वक्त हुआ है छोटे से मुख्तसर से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा। मुझे तो लगता है हुकूमत गुर्बत खत्म करने के बजाय गरीब आवाम का वजन कम करना चाहती है। कोई बात नहीं बेगम, इसी बहाने तुम स्मार्ट हो जाओगी। अगर मैंने एनआरओ दे दिया तो आवाम क्या सोचेगी? देखिए जी, अल्लाह के फजल करम से हमने महंगाई इतनी ज्यादा कर दी है कि आवाम रोटी पूरी करने के अलावा कुछ सोचती नहीं। आप बिस्मिल्लाह करें, उनको एनआरओ दें। आप तो कनाडा जाकर ऐसे गायब हो गए हैं, आपने तो हमारी खबर तक नहीं ली। आपने कप्तान खान आपकी अच्छी खासी खबर तो ले रहा है। आपकी पीडीएम उसने पुरानी रद्दी की तरह फाड़ कर टुकड़े टुकड़े कर दिए। नहीं नहीं, मैं ये टीका नहीं लगवाऊंगा। आप इनको काबू करो, मैं इनको टीका। नहीं। मैशियत बीमार है तो मैशियत को टीका लगाओ, मुझे क्यों लगा रहे हो?
बुज़दार साहब, जब करप्शन थी तो चीनी 50 रुपए किलो थी, अब ईमानदार हुकूमत है तो चीनी 110 रुपए किलो। तो ईमानदारी का जुर्माना भी तो देना पड़ता है ना जी। वेलकम बैक। अमीर जमात इस्लामी ने कहा है कि 31 अक्टूबर को नौजवान अपनी डिग्रियां लेकर इस्लामाबाद पहुंचेंगे। अरे वहां क्या नौकरियों की लूट से लगी है, या फिर सिराजुल हक साहब दफातर में से पुराने मुलाजिमीन की छुट्टी कराकर वहां नए लोगों को भर्ती करेंगे? कितनी अजीब बात है ना। पहले लोग डंडे लेकर जलसों में जाया करते थे और अब डिग्रियां लेकर पुलिस से मुकाबला करेंगे। है सानू की। हम चलते हैं और देखते हैं अपना अगला सेगमेंट। अब बेगम शुक्र उस जात पाक का, वो एक एक ही सही वो इस हुकूमत में रोटी तो मिल रही है ना। मुझे तो लगता है हुकूमत गुर्बत खत्म करने के बजाय गरीब आवाम का वजन कम करना चाहती है। कोई बात नहीं बेगम, ओ इसी बहाने तुम स्मार्ट हो जाओगी। और बाकी पेट पानी पीकर भर लो। एक तो तब्दीली ने हमें धोखा दिया, ऊपर से तुम मेरे साथ हेरा फेरी कर रहे हो। नहीं बेगम, मैंने ये सोचा कि कहीं तुम खा खा करना मोटी ना हो जाओ। वो कसम से बेगम, वो राशन की दुकान पर जाकर लगता है जैसे मैं सुनार की दुकान पे आ गया हूँ। वोट तुमने दिया था, भूखे तुम रहोगे, रोटी मैं खाऊंगी। पूरे महीने के बाद ना ये मैंने रोटी खरीद के लाया हूँ, ये रोटी मैं खाऊंगा। चल, मैंने तब्दीली को वोट दिया था। वाह तब्दीली खान, और लोग इक्तदार के लिए लड़ते हैं और जमीन के लिए लड़ते हैं, और तुमने हमें मियाँ बीवी को आपस में रोटी के लिए लड़वा दिया। चौधरी परवेज इलाही ने कहा है, आवाम को रिलीफ दिए बगैर मुस्तहकम हुकूमत का ख्वाब पूरा नहीं हो सकता। आवाम की जेबें खाली कराने के बावजूद भी हुकूमत 3 साल निकाल गई है, लेकिन अभी भी आवाम के बदन पर कपड़े बाकी है। इसका मतलब ये कि हुकूमत आराम से 2 साल और निकाल सकती है। वक्त हुआ है हमारे अगले सेगमेंट का, ये देखते हैं। वो खान साहब, आपसे एक बात करनी थी। ओह शेखो, कुछ भी कह लेना, लेकिन एनआरओ की बात मत करना। मैं कभी एनआरओ नहीं दूंगा। और देखें कि खान साहब, जमहूरियत में थोड़ा बहुत कंप्रोमाइज करना पड़ता है। मेरी बात माने, उन बेचारों को एनआरओ दे दें, कुछ नहीं होता, कोई बात नहीं है। देखो शेखो, मेरी मजबूरी है और मैंने एलानिया कहा था, मैं
कुर्सी छोड़ दूंगा, मगर इनको एनआरओ कभी नहीं दूंगा। देखिए खान साहब, मैं जानता हूँ आपने ऐसा कहा था, तो क्या हुआ? आपने कौन सा पहली मर्तबा किसी बात पर यूटर्न लेना है? मेरा मतलब है यूटर्न लेना बुरी बात नहीं है। अगर यूटर्न में फायदा हो तो यूटर्न ले लेना चाहिए खान साहब। ओह, अगर मैंने एनआरओ दे दिया तो आवाम क्या सोचेगी? और देखिए जी, अल्लाह के फजल करम से हमने महंगाई इतनी ज्यादा कर दी है कि आवाम रोटी पूरी करने के अलावा कुछ सोचती नहीं। आप बिस्मिल्लाह करें, उनको एनआरओ दें। ओह देखो शेखू, और मैंने आज तक किसी को एनआरओ नहीं दिया, और मुझे तो ये भी नहीं पता एनआरओ कैसे देते हैं। और खान साहब, इसमें कौन सी मुश्किल बात है? आप एक बार हाँ करें, मैं आपको बता दूंगा कि एनआरओ कैसे देते हैं। अब देखिए खान साहब, क्या सोच रहे हैं? वक्त एक जैसा नहीं रहता। आज उनको एनआरओ की जरूरत है, कल को हमें भी एनआरओ की जरूरत पड़ सकती है। ओह देखो शेख रशीद, मैंने एनआरओ नहीं देना था, लेकिन अगर तुम कहते हो तो मैं एनआरओ देने के लिए तैयार हूं। बुलाए उन्हें। ये की ना हुक्मराने वाली बात। एनआरओ के उम्मीदवार हाजिर हो। और ये तो शौकत तरीन है, और फैसल वाडा और अलीम खान है। जी खान साहब, हुकूमत किसी और को नहीं, कम से कम अपने आप को तो एनआरओ दे सकती है ना। घबराना नहीं, घबराना नहीं, घबराना 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 नहीं, घबराना नहीं, घबराना नहीं, घबराना नहीं। यहाँ वक्त हुआ है छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा। कादरी साहब, आपके पीछे तो आवाम का समुंदर है। इसी डर से तो मैं कई साल से पाकिस्तान नहीं आया। अवाम फिर मॉडल टाउन वाले वाकये का हिसाब पूछते हैं। ओए, हमने 3 साल ऐसे नहीं पूरे कर लिए। मुझे एक बहुत अच्छा तरीका आता है जिससे अवाम को महंगाई का टीका भी लगेगा और उन्हें एहसास भी नहीं होगा। वो कौन सा? आए मैं आपको बताता हूँ। बुज़दार साहब, जब करप्शन थी तो चीनी 50 रुपए किलो थी, अब ईमानदार हुकूमत है तो चीनी 110 रुपए किलो। तो ईमानदारी का जुर्माना भी तो देना पड़ता है ना जी। वेलकम बैक। खबर है कि लाहौर में डेंगू मच्छर ने अपने खानदान समेत हमला कर दिया। आवाम अभी भी स्प्रे के मुंतजर हैं। अरे हुकूमत ने स्प्रे नहीं कराना तो एक काम करे, शहर भर में सियासी जलसे मुनक्किद कराए जाएं। इन सियासतदानों की कड़वी कसीली सियासी तकरीरें सुन के मच्छर खुद ही शहर से भाग जाएगा। आगे चलते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ। सियासत छोड़ दी मैंने, सियासत छोड़ दी मैंने, जो हाल देखा शरीफों का, सियासत में सियासत छोड़ दी मैंने। कादरी साहब, माशाल्लाह आप तो बड़ा अच्छा गाते हैं। आपको तो बुलबुल पाकिस्तान का खिताब मिलना चाहिए। मौलाना बुलबुल को छोड़े, उसको तो लोग कोफ्ते बना के खा जाते हैं। आप ये बताएं मेरे घर में घुसना कैसे हुआ? हम बैठ के बात कर लेते हैं। हजरत कादरी साहब, आप तो कनाडा जाकर ऐसे गायब हो गए हैं, आपने तो हमारी खबर तक नहीं ली। आपने कप्तान खान, आपकी अच्छी खासी खबर तो ले रहा हूँ। आपकी पीडीएम उसने पुरानी रद्दी की तरह फाड़ कर टुकड़े टुकड़े कर दिया। कादरी साहब, अफसोस तो इस बात का है कि पीडीएम का वो हाल हो गया है कि साइकिल की चेन में फंसकर जैसे धोती का हो जाता है। हजरत कादरी साहब, इसीलिए तो हम आपके पास आए हैं। आप हमारी दम तोड़ती पीडीएम के लिए ऑक्सीजन का सिलेंडर साबित हो सकते हैं। मैं कुछ समझा नहीं, मेरी शक्ल क्या ऑक्सीजन के सिलेंडर से मिलती है? जनाब कादरी साहब, आपके पीछे तो आवाम है। इसी डर से तो मैं कई साल से पाकिस्तान नहीं आया।
अवाम फिर मॉडल टाउन वाले वाकये का हिसाब पूछते हैं। अवाम की फिक्र ना करें, अवाम को हम समझा लेंगे। 73 के आइन के तनाजुर में हुकूमत की ईंट से ईंट बजाने के लिए बस आप हमारे धरने में शरीक होने का ऐलान कर दें। कादरी साहब, हमने तो ईंटों वाले ट्रक भी मंगवा लिए हैं। इस हुकूमत से तो हम भी बहुत नाराज हैं। एक वजीर कहता है चाय में 9 दाने चीनी के कम डालो। ओ भाई, जब हम 9 दाने निकालते हैं तब तक चाय ठंडी हो जाती है। तो बस फिर ठीक है हजरत गफूर हैदी साहब, आप इस तरह करें कि आप ऐलान कर दें कि हम और कादरी साहब मिलकर लॉन्ग मार्च करेंगे और इस्लामाबाद में धरना देंगे। लेकिन वो मौलाना साहब, मैं तो यहाँ किसी और का हम काम को खूब समझते हैं। हजरत गफूर हैदी साहब, आप जल्दी से 2 करोड़ रुपए का चेक हजरत कादरी साहब की खिदमत में पेश करें। लीजिए कादरी साहब, ये आपके इदारे के लिए 2 करोड़ रुपए का चंदा हाजिर है। ये हजरत मौलाना साहब ने एक वक्त की बिरयानी छोड़कर इतनी खतीर रकम इकट्ठी की है। आप किसी और के काम आए ना आए, हमारे काम जरूर आते हैं। लेकिन मौलाना, अब लेकिन कुछ नहीं है। बस अब आप कूच की तैयारी करें। अब हम इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च करेंगे, बल्कि शहर इक़्तिदार पर यलगार करेंगे। लेकिन मौलाना साहब, मेरी बात तो सुन लें। बात सुन ले। क्या बात सुन ले? हज़रत कादरी साहब, अब बातों का नहीं, अमल का वक्त है। गो इमरान गो। एक मिनट मौलाना साहब, मेरी सुन तो लें। जी सुनाइए। मैंने सियासत छोड़ दी है और पार्टी की चेयरमैनशिप भी छोड़ दी है। क्या आपने सियासत छोड़ दी है? ये तो वही मिसाल हुई कि भरी जवानी में किसी ने अपनी बीवी को तलाक दे दी। बस मौलाना साहब, सियासत में बरसों की कमाई इज्जत सैकड़ों में खर्च हो जाती है। लेकिन ये 2 करोड़ के चेक का बहुत बहुत शुक्रिया। ये आपकी रकम नेक काम में इस्तेमाल होगी। हजरत गफूर हैदी साहब, आपको 2 करोड़ रुपए का चेक देने की जल्दी क्या थी? अरे कम से कम पहले पूछ तो लेते। इतना बड़ा नुकसान करवा दिया आपने। मुझे एक काम है, लेकिन आप बैठिए, चाय पी के जाइएगा। सियासत छोड़ दी मैंने, सियासत इंतहाई अहम खबर। फिल्म स्टार मीरा ने धमकी दी है कि हुकूमत ने अगर उन्हें फिल्म बनाने के लिए फंड्स ना दिए तो वो खुदकुशी कर लेंगी। ऑफ कोर्स। अब मीरा जी खुदकुशी करे ना करे, लेकिन उनकी शायरी सुनने के बाद कई शायरों ने खुदकुशी की कोशिश जरूर की है। वैसे हमारा मशवरा है कि मीरा जी एक हॉरर मूवी बनाएं और इस हॉरर मूवी में मरकजी किरदार खुद मेकअप के बगैर परफॉर्म करें। हमारा मानना है कि इस मूवी को ऑस्कर अवार्ड जरूर मिलेगा। इसी के साथ देखते हैं एक खूबसूरत सा सेगमेंट। जैसा कि आपको पता है, मुल्क की मईशत बहुत तमाम, मुल्क का ज़ोमैटो हुआ। जी मुझे एहसास है। देखें, मईशत की हालत बेहतर करने के लिए हमें आपके ताउन की जरूरत है। कैसा ताउन? शौकत तरीन साहब, महंगाई का टीका निकालें। नहीं, मैं ये टीका नहीं लगवाऊंगा। साहब, आप इनको काबू करो, मैं इनको टीका। नहीं, मैशियत बीमार है तो मैशियत को टीका लगाओ, मुझे क्यों लगा रहे हो? वज़ीर आज़म साहब, आवाम को महंगाई का टीका लगाना बहुत जरूरी है, लेकिन इस टीके को देखकर आवाम ने डर जाना है। कोई ऐसा तरीका सोचे कि आवाम को महंगाई का टीका लग भी जाए लेकिन उनको पता ना चले। ओह शौकत तरीन, सुनो, ओए हमने 3 साल ऐसे नहीं पूरे कर लिए। मुझे एक बहुत अच्छा तरीका आता है,
जिससे अवाम को महंगाई का टीका भी लगेगा और उन्हें एहसास भी नहीं होगा। वो कौन सा? आए मैं आपको बताता हूँ। देखिए, आज मैं आपको एक मुल्क के बादशाह की कहानी सुनाऊंगा। आपको कहानी अच्छी लगती है? जी, तो सुने। एक मुल्क में एक बहुत ही करप्ट बादशाह था। वो इतना करप्ट था कि उसकी करप्शन के किस्से पूरी दुनिया में दूर दूर तक मशहूर थे। तो कैसी लगी आपको करप्ट बादशाह वाली कहानी? ओ मैं तो कहता हूँ ऐसे करप्ट बादशाह को ना इबरतनाक सजा देनी चाहिए। वो जिसकी हुकूमत में गरीब अवाम के कपड़े भी उतार लिए जाएं। हाँ? अच्छा जी, मैं चलता हूँ। हाँ, मेरे जूते, हाँ, मेरे कपड़े, मेरा मोबाइल, इतनी मुश्किल से पैसे जमा कर करके लिया था। वक्त हुआ छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा। पेट्रोल वो आपने 128 रुपए लीटर कर दिया है और सुना है कि 7-8 रुपए बढ़ा रहे हैं। पेट्रोल कौन सा सालन में पड़ता है या पराठे आपने पेट्रोल में पकाने होते हैं? वेलकम बैक। वजीर आला उस्मान बुज़दार ने कहा है मौजूदा हालात में अफरा तफरी की सियासत की कोई गुंजाइश नहीं। यानी जब पेट्रोल 75 रुपए फी लीटर था तो 124 दिनों की अफरा तफरी जायज थी। अब पेट्रोल 128 रुपए फी लीटर, आटा 70 रुपए किलो और डॉलर 172 रुपए का है। तो आवाम सुकून से अपनी जमा पूंजी लुटाते रहें और आवाज ना निकले। तो आइए फिर देखते हैं अगला सेगमेंट। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं माहनूर मुनीर और आप देख रहे हैं लॉफ्टर शॉक। नाजरीन, ऑपोजिशन कह रही है कि हुकूमत ठीक नहीं चल रही, हुकूमत कह रही है कि हमें ऑपोजिशन ठीक नहीं मिली। आइए सबसे खामोश वज़ीर आला उस्मान बुज़दार से पूछते हैं कि क्या वाकई हुकूमत ठीक नहीं चल रही। और मेरी गाल सुनो जी, अपोजिशन भी कभी हुकूमत थी। इन लोगों ने वो करप्शन की कि सारा माहौल ही गंदा कर दिया। करप्शन से माहौल कैसे गंदा हो जाता? इसका जवाब मेरा सेक्रेटरी देगा। असल में बुझा सब कहना चाह रहे हैं, करप्शन गंदी चीज़ है और इसे जो भी करता है वो बंदा गंदा होता है और गंदा बंदा हमेशा माहौल गंदा ही करता है। अच्छा, इस बात को छोड़ें। बुज़दार साहब, जब करप्शन थी तो चीनी 50 रुपए किलो थी, अब ईमानदार हुकूमत है तो चीनी 110 रुपए किलो। तो ईमानदारी का जुर्माना भी तो देना पड़ता है ना जी। ओहो साहबा, वो 50 रुपए किलो वाली चीनी तो मिठी नहीं होती सी, मक्खियां तक उस चीनी नू मुंह नहीं छलांदियां। मिठास नहीं थी, मैं समझी नहीं। और समझा सेक्रेटरी। देखिए जी, आप 110 वाली चीनी चख के देखें, आपका शुगर लेवल फौरन 200 से ऊपर चला जाए। मैं चाय में सिर्फ आधी चम्मच चीनी डालता हूँ और चाय इतनी मीठी लगती है जिसमें खीर होवे। वाकई चीनी जितनी महंगी हो गई है, अब तो चाय में 1 चम्मच चीनी कोई डाल दे तो अम्मी का ब्लड प्रेशर शूट कर जाता है। तो देखिए जी, मेरे घर में एक दाना भी चीनी का नीचे गिर जाए ना तो मेरी बीवी रफड़ डाल देती है। और चीनी महंगी होने नाल घर में ना मक्खी नजर आती है ना कोई कीड़ी नजर आती है। हाँ जी, सारी मक्खियाँ चींटियाँ भूख से मर गई होंगी। चलें, चीनी तो हम कम इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन पेट्रोल वो आपने 128 रुपए लीटर कर दिया है और सुना है कि 7-8 रुपए बढ़ा रहे हैं। पेट्रोल कौन सा सालन में पड़ता है या पराठे आपने पेट्रोल में पकाने होते हैं? खामोश बुज़दार साहब, पेट्रोल भरने से किराए भर जाते हैं और आम मजदूर लोगों ने रोजमर्रा के कामों के लिए मोटरसाइकिल रखी होती है। वो रोज 200 का पेट्रोल डलवाएंगे तो खाएंगे क्या? मुझे खुद इस पर बड़ी तशवीश है। मैं सोच रहा हूँ कि चीन से सस्ती साइकिलें मंगवाऊं, ये पेट्रोल की बकबकी खत्म हो जाए। मुझे लगता है कि फिर आपने साइकिल में हवा भरने पर टैक्स लगा देना है। देखिए जी, आज से 70 साल पहले कौन सी गाड़ियाँ होती थी,
कौन सी मोटरसाइकिलें होती थी, लोग 10-10 मील पैदल चलते थे। यानी आप 70 साल पुराना वक्त वापस लाना चाहते हैं। न बिजली हो, न सड़कें हो, न मोटरें, लोग चटनी के साथ रोटी खाएं। हमारे गांव में अभी भी इसी तरह ही है, तो वहाँ भी तो लोग जिंदा रह रहे हैं। गुजदार साहब के रिश्तेदार तो इतने सादा है ना जी, 200 रुपया लेकर बंदा नौकरी पर रखवा देते हैं। और उनके लिए 200 भी बहुत हैं। 1.5 लीटर की बोतल आ जाती है, नाल बर्गर भी। और यार सेक्रेटरी, इस बात से मुझे याद आया कि मैं फ्रिज में 1.5 लीटर की कोल्ड ड्रिंक रख के आया था। गुजदार साहब जल्दी चलें, कहीं गाड़ी ना फ्रिज से निकाल कर पी जाए। और वैसे भी यार बंदा आपको इजी लेता है। बात तो आपकी ठीक है, चलो चलें। जी नाजरीन, उस्मान बुज़ार साहब अपनी आधी बोतल को गार्ड से बचाने के लिए रवाना हो चुके हैं। हमें इजाज़त दें, अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। तब तक अल्लाह हाफिज़। हमारा आज के शो का वक्त खत्म हुआ। उम्मीद करते हैं आपको हमारा आज का शो बहुत पसंद आया होगा। आपको पसंद आया, अपना फीडबैक हमें जरूर दीजिएगा। आप हमें फेसबुक, यूट्यूब पर भी सर्च कर सकते हैं। सर्च में सिंपली टाइप कीजिए क्योंकि जमहूरियत है। ज़ोया मलिक को दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफिज।